Dear students, so we are going to start our session, and in this session we are going to cover an unsolved question which is given on page number 91. Please refer page number 91 of your book, and this is all about a Surya Limited financial statement is given on this in this question. So in this question you are given the balance sheet of Surya Limited. So in this balance sheet, as you can see, the balance sheet is given for the year ended on 31st March 2018 and for the year ended on 31st March 2019. Okay, and so actually the balance sheet is of 31st March 2019. So आपको जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है वो आपको बनाना है एज ऑन 31st March 2019. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो बैलेंस शीट है उसमें दो कॉलम है. फर्स्ट कॉलम इज़ अबाउट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द ईयर and the second column is all about the opening balances of the year. फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ओके, पहली बात तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने आपको क्वेश्चन में बोला क्या है. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू सूर्या लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. बैलेंस शीट दी है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, दैट्स इट. इसका मतलब आपको उन्होंने ये नहीं बोला गया है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. तो अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तो प्रिपेयर करना है ना. अब आपको ये खुद को डिटरमाइन करना है कि आपको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी या इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी. सो इन दिस सिनेरियो आप एक बात को समझें कि एनालाइज करें क्वेश्चन को कि क्या यहाँ पर कैश से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या कैश ट्रांजैक्शन आपको दिए हुए हैं, क्या आपको कोई कैश बुक दी है, क्या आपको कैश अकाउंट का डिटेल दिया है, क्या आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में या कोई भी P&L या कुछ भी इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या, कि जिससे आपको पता चले कि कैश में कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है या कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है या कैश में है. तो इफ़ यू नोटिस द क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर दी हुई है बैलेंस शीट. नेक्स्ट अगर आप देखोगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है कि आपने 50,000 इनकम टैक्स के पे किए हैं, कोई तो मशीन है जो आपने सेल आउट करी है, एंड थर्ड पॉइंट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू 25% ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक, तो आपको ये 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है. दैट मीन्स इन तीनों ही इन्फॉर्मेशन में और बैलेंस शीट में आपको कहीं पर भी ये नहीं पता चल रहा है कि कैश से ट्रांजेक्शन कैसे है. तो प्लीज़ नोटिस, आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन में. आप जब डायरेक्ट मेथड इज़ ऑल अबाउट कि आप कैश से कैश पर पहुंच रहे हैं, बट जब आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आपको इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी. इनडायरेक्ट मेथड मतलब आपको प्रॉफिट से कहाँ पर पहुंचना है, कैश पर पहुंचना है, और वो प्रॉफिट आपको मिल सकता है बैलेंस शीट में. अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में एक आइटम होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर यहाँ पे क्लियरली इन्होंने दे रखा है P&L अकाउंट. ओके, सो P&L अकाउंट करके इन्होंने दे दिया हुआ है, तो मतलब P&L अकाउंट का बैलेंस आपके पास है, राइट. और आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपके पास, रिजर्व्स जो भी आपका सरप्लस रहता है P&L में वो एट दी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है. तो यू हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड P&L का बैलेंस, राइट. सो आपके पास ये ऑलरेडी है. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में. तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, राइट. सो
पढ़ लेते हैं पहले एक बार क्वेश्चन। बैलेंस शीट में आपको दे रखा है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, P&L अकाउंट, डिबेंचर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन आपको एसेट साइड में दिया है मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, कैश बैंक। ओके फाइन, ठीक है। ओके देन आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि आपकी 50,000 जो है आपने इनकम टैक्स के तौर पे पे किया है। देन वन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 जिसकी WDV 20,000 थी, वो 35,000 में आपने सेल करी है। थर्ड पॉइंट में डेप्रिसिएशन के बारे में दिया गया है कि प्लांट एंड मशीनरी के ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 25% डेप्रिसिएशन लगाना है, और बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वॉज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है और उन्होंने आपको बोला है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हमें एक चीज़ ये भी पता है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है वो इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, मतलब यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, राइट। सो हम एक्सेल शीट प्रिपेयर करेंगे। सो एज इट इज़ एन अनसॉल्व क्वेश्चन, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, सो प्लीज़ आप वट एवर सोल्यूशन आई एम प्रिपेयरिंग यू कैन रेफर इट, और आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सेल पे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर्मेट। आप यहाँ पे जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और लिखिएगा नीचे कि फॉर द ईयर एंडेड ऑन, आप लिखेगा ज़रूर कि कौन से, क्योंकि इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कौन से ईयर के लिए आप बना रहे हैं ये पता होना चाहिए। फॉर द ईयर एंडेड ऑन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 31 मार्च 2019 के लिए अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं। ओके, आप यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। फाइन, now let's start the question. So we have the format particulars, internal column of amount, external column of amount. Now so हमें मालूम है कि इनडायरेक्ट मेथड जब भी हम स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट द क्वेश्चन विद प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। नाउ क्या हमें प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट दिया हुआ है क्या? लेट्स सी। प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इन द क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? देखिए, P&L अकाउंट नहीं दिया है, डेफिनेटली हमें मालूम है क्योंकि बैलेंस शीट दी है, लेकिन बैलेंस शीट में P&L अकाउंट दे रखा है और बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दे रखा है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द बैलेंस। अगर आप P&L अकाउंट का बैलेंस देखेंगे तो पिछले साल ये बैलेंस 60,000 था और इस साल ये बैलेंस हो गया है 1 लाख रुपए, मतलब आपका बैलेंस बढ़ चुका है 40,000 रुपीज़ से। मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 40,000 का, राइट। नेक्स्ट, अगर आप जनरल रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स आपके पिछले साल थे, अगेन सरप्लस है क्योंकि ये P&L अकाउंट से ही बैलेंस होगा जो ट्रांसफ़र हुआ होगा जनरल रिजर्व में, इसलिए वी आर गोइंग टू कंसिडर इट फॉर प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट को निकालने के लिए। पिछले साल आपका जो रिजर्व्स था वो 1.5 लाख था और इस साल आपका जो रिजर्व्स हो गया है वो 2 लाख हो गया है। इसका मतलब ये रिजर्व्स भी आपके बड़े हैं। नाउ इफ़ यू नोटिस इट, तो आपका P&L का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका 50,000, मतलब 2 लाख माइनस 1.5 लाख मैंने किया है। तो आपका जो टोटल एक्चुअली जो सरप्लस आ रहा है ना ड्यूरिंग द ईयर का एज अ होल, वो कितना आ रहा है? एक तो ये आ रहा है 40,000 का और एक तो ये आ रहा है 50,000 का। मतलब टोटल जो आपका सरप्लस है, मतलब जो प्रॉफिट है जो P&L में आया होगा वो आया होगा आपका 90,000। So profit as per P&L account would be 90,000 rupees. So we will start the question. Profit as per P&L account is 90,000. Fine. So I'm just taking it as 90,000. Fine. So 90,000 would be your profit as per P&L account. Now अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन स्टार्ट आप कर चुके हो प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से। नाउ अब जैसे
फॉर्मेट कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का कि आपको 3 एक्टिविटी में डिवाइड करना है, इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि एक हेडिंग दे के रख देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, cash flow from operating activity, right? So this is your first activity. Instead I can add a row between this, fine. Then profit as per operating activity के बाद आपको लेना है cash flow as per investing activity. So I'll just leave some space for operating activity and I'll put a heading here. Say suppose I'm putting heading here, that is cash flow from investing activity, fine. Then I'm just drawing a format first, then I'll leave some space and then I'll put a heading, that is cash flow from financing activity, okay, financing activity. now अब हम ना क्वेश्चन में आइटम देखते जाते हैं और देखते जाएंगे कि हमारे पास जो भी है वो जो भी रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में आ रहा है वो हम उस रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में सारे इनफ्लोज या आउटफ्लोज जो भी है वो हम डालते रहेंगे, ओके। सो शेयर कैपिटल की से हम स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल पिछले साल आपकी थी 8 लाख रुपए की, इस साल आपकी हो गई है 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है और वो इंक्रीज हुई है 2 लाख रुपए से। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेफिनेटली आपने ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल शेयर कैपिटल इशू करी है। अगर आपने एडिशनल शेयर कैपिटल इशू करी है मतलब कैश के टर्म्स में कैश आया है, मतलब ये इनफ्लो ऑफ कैश है। और अगर ये इनफ्लो ऑफ कैश है तो कौन सी एक्टिविटी से इनफ्लो है वो भी हमें देखना है। क्योंकि ये शेयर कैपिटल है, मतलब हम कैपिटल की जब भी हम बात करें मतलब बिजनेस के फंड्स फाइनेंस से रिलेटेड बात करें, दैट मीन्स इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और शेयर कैपिटल से इशू होना, कैपिटल बढ़ना मतलब और कैपिटल इशू करना मतलब पैसा आ रहा है। डेफिनेटली शेयर होल्डर्स जो नए शेयर होल्डर है उन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसीलिए तो आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई है, इन्हेंस हो गई है। कितने से इन्हेंस हो गई है? 2 लाख रुपए से इन्हेंस हो गई है। इसका मतलब आपकी बुक्स में ये इनफ्लो शो होगा और कौन सी एक्टिविटी से शो होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं रिकॉर्ड करूँगी इनफ्लो, ऐड आइटम्स में मैं रिकॉर्ड करूँगी एक्चुअली, और ऐड आइटम्स में सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूँगी इशू ऑफ शेयर कैपिटल, right? How much? I would record it as 2 lakh rupees, ठीक है। सो 2 लाख रुपए का आपको इनफ्लो हुआ है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज द फॉर पॉजिटिव फिगर। नेक्स्ट इज योर सो जनरल रिजर्व और P&L तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए ही, एज प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। नेक्स्ट इज डिबेंचर। सो डिबेंचर अगर अभी आप देखेंगे तो अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और नोटिस करना, कोई भी आइटम है तो उससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रखी है। जैसे अभी शेयर कैपिटल की अगर हमने बात करी तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, राइट। तो हाँ, जो भी बस इनहेंस हुआ उसका हमने इनफ्लो रिकॉर्ड कर लिया। बट अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूँ तो डिबेंचर लास्ट ईयर उसका कुछ बैलेंस नहीं था, बट इस साल 2 लाख रुपए बैलेंस है। सो इसका मतलब डिबेंचर्स भी इंक्रीज हुए हैं, इन्हेंस हुए हैं, दैट मीन्स कि ये इनफ्लो हुआ है, मतलब आपने एडिशनल डिबेंचर जो है वो इशू किए हैं। सो इफ़ यू हैव इशूड एडिशनल डिबेंचर मतलब आपके पास कैपिटल का इनफ्लो हुआ है, तो कैश के फॉर्म में ये इनफ्लो हुआ है। और सो यू विल रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ कैश इन योर एज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, right? So just record we will record inflow of cash in the, again डिबेंचर कैपिटल से रिलेटेड है, मतलब ये
फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और हमारी कैपिटल बड़ी है, मतलब इट इज़ इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश. सो आई जस्ट रिकॉर्ड इट एज इशू ऑफ debentures, issue of debentures, right? So issue of debentures I'll record as 2 lakh rupees because पिछले साल बिल्कुल भी डिबेंचर्स नहीं थे और इस साल आपके अगेन डिबेंचर कितने हो गए हैं, 2 लाख के हो गए हैं, तो इट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश. ठीक है. सो ये डिबेंचर्स वाला पॉइंट आपका हो गया है. अगर हम नोटिस करें तो डिबेंचर से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में नहीं दे रखी है. Now let's talk about provision of taxation. So if we talk about provision of taxation, उसका ओपनिंग बैलेंस था 70,000 का और जो क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए का है. सो फॉर दैट पर्पज़ अगर आप नोटिस करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी है इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, और वो इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज़ 50,000 रुपीज़. मतलब आपने जो इनकम टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो 50,000 रुपये का इनकम टैक्स पे है. सो हम सबसे अच्छा ये जो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन है, चूँकि उस हमें ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है और आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पे भी किया होगा, राइट, इनकम टैक्स, और वो आपने 50,000 का पे किया है. तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है कि हम एक वर्किंग नोट यहाँ पे मैं प्रिपेयर करती हूँ. The best idea is to prepare a working note for this and then we'll see कि income tax का क्या करना है. So what I'll do is I'm just preparing a ledger out of it. Okay, I'll just prepare a ledger. How we can record this kind of transaction. A T-shaped ledger I'm trying to prepare just for our understanding. Okay, so this is the ledger of provision of taxation. Okay, and this is your debit side and this is your credit side. Okay, so we'll just start doing the entries. आपके पास ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, आपके पास ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, वो है 70,000 रुपये. सो 70,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है. चूँकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखिए ये लाइबिलिटी साइड में लिखा है, इसका मतलब ये जो बैलेंस है इसका नेचर कैसा है, क्रेडिट नेचर का है. और सभी जितने भी प्रोविजन अकाउंट होते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ले लीजिए या प्रोविजन फॉर डेटर्स ले लीजिए, इन सब का जो नेचर ऑफ बैलेंस होता है वो क्रेडिट नेचर का होता है. तो जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो सही साइड पे उतरेगा, दैट इज़ क्रेडिट साइड पे ही उतरेगा. सो आई विल जस्ट brought down the balance by opening balance brought down. So your opening balance would be as rupees, see it would be around कितना है वो 70,000 है, 70,000 है, राइट. To get the provision of taxation, this is 70,000 rupees and closing balance 70,000 है. और जो closing balance है आपका वो है, अब चूँकि closing balance है और provision for taxation का मतलब ये भी अगेन credit nature का होगा, बट जो closing balance है वो carry down कहाँ पर होगा, डेफिनेटली डेबिट साइड पे होगा. तो I'll just do one thing to closing balance, और closing balance आपका होगा कितना, क्लोजिंग बैलेंस आपका होगा 1 लाख रुपए का, राइट, 1 लाख रुपए का. एंड दिस इज योर कैरी डाउन. ओके, सो इट इज़ अ वर्किंग नोट दैट आई एम प्रिपेयरिंग. फाइन. देन उन्होंने आपको बोला है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये दिया गया है कि आपने जो इनकम टैक्स पे किया है वो कितना पे किया है, वो आपने पे किया है 50,000 रुपीज़ का. सो यू विल जस्ट पे द इनकम टैक्स ऑफ ₹50,000. सो पहले तो आप ये समझो कि इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई होगी जब आपने इनकम टैक्स पे किया है. तो जब भी सेकंड चैप्टर अगर आप याद करोगे एडवांस अकाउंट्स का, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी,
उसकी जर्नल एंट्री ये हुई थी कि आपने प्रोविज़न बनाया था इनकम टैक्स का, फिर आपने उसमें से पे किया था। तो जब आपने इनकम टैक्स आपको पे करना था तब आपने प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट को डेबिट किया था और इनकम टैक्स पेएबल किया था। तो यहाँ पर भी सेम एंट्री होगी। मैं आपको एंट्री करके बता देती हूँ। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट जो है वो होगा डेबिट, और वो होगा 50,000 से, और जो क्रेडिट होगा वो होगा इनकम टैक्स पेएबल जो आपने किया है 50,000 से। तो प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स में आपकी जो पोस्टिंग हुई होगी वो हुई होगी इनकम टैक्स पेएबल, राइट। और ये पोस्टिंग हुई होगी आपकी कितने से हुई होगी, प्रोबेबली ये पोस्टिंग आपकी होगी 50,000 रुपीज़, डेफिनेटली 50,000 रुपीज़ हुई होगी, राइट। ओके, गॉट इट। मतलब आपने इनकम टैक्स जो पे किया है वो 50,000 का पे किया है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, सो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आपने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था तब आपने वहाँ पर किया था प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स बनाने की जो एंट्री करी थी वो आपने करी थी P&L, so it would be like P&L account डेबिट आप करेंगे एडिशनल। अभी ये जो बैलेंस बच रहा है, देखिए आपके पास क्लोजिंग बैलेंस तो है, मतलब यहाँ पर कुछ तो हुआ है। क्यों यहाँ पर प्रोबेबली P&L अकाउंट डेबिट 2 क्या होता है, 2 होता है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स। I would suggest you to refer chapter number 2 for this entry. And the difference is 1 lakh. So you can do this. I'm just putting a formula here. आंसर वुड बी 80,000। मतलब आपका जो बाय P&L आना चाहिए वो आना चाहिए 80,000। सो यहाँ पर आपका आएगा 80,000 से ये एंट्री हुई होगी, तभी तो प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स में जो पोस्टिंग हुई है वो कितने से हुई है, बाय P&L 80,000 से हुई है। और इस तरह से आपका ये जो लेजर है ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, यू कैन डू द टोटल ईयर। इसका मतलब आपने जो ड्यूरिंग द प्रोविज़न बनाया है वो बनाया है इनकम टैक्स का 80,000 रुपये का प्रोविज़न बनाया है, राइट। सो सबसे पहली बात तो अब हाउ वी विल रिकॉर्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल रिकॉर्ड इट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, सो इफ़ यू रिकॉर्ड इट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपने इनकम टैक्स पे कितना किया है, 50,000 पे किया है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में आएगा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड आएगा आपका। अगेन इट इज़ अ नेगेटिव फिगर, इट वुड बी अ लेस फिगर, आप इसको लेस करेंगे बिकॉज इट इज़ अ आउटफ्लो। ओके, इनकम टैक्स पेड आपने कितना पे किया है, 50,000 रुपीज़ का पे किया है। प्रोविज़न आपने बनाया है कितने का, 80,000 का। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे बाय P&L आया है, मतलब P&L अकाउंट में डेबिट हुआ होगा 80,000 रुपये। बट क्या ये कैश का आउटफ्लो है क्या 80,000 रुपये? नो, फिर भी आपने P&L के प्रॉफिट को 80,000 रुपये से कम कर दिया होगा। तो उसके लिए हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। मतलब
इस प्रॉफिट में ये 80,000 रुपये ऐड बैक कर देंगे तो ऊपर में ऑपरेटिंग से कैश निकालने के लिए ऐड आइटम्स में लिखेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बिकॉज इट इज़ अ नॉन कैश आइटम जो P&L में डेबिट हुआ रहेगा, ऐड करेंगे हम इसको और वो अमाउंट है 80,000 रुपीज़ का। गॉट इट, डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आइटम आपका दे रखा है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड आपका पिछले साल था 1 लाख रुपए का, इस साल आपका डिविडेंड हो गया है 2 लाख रुपए। मतलब आपने जो डिविडेंड और प्रपोज किया है या डिविडेंड और पे किया है वो किया है 1 लाख रुपए का। अब प्रपोज डिविडेंड आपका बढ़ गया है 1 लाख रुपए से, मतलब ये जो प्रपोज डिविडेंड है आपने 1 लाख रुपए और P&L में डेबिट किया होगा। तो पहली बात तो डिविडेंड इज़ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो अगर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड बैक करेंगे। सो प्रपोज डिविडेंड का ये जो 1 लाख रुपए है ये मैं ऐड बैक करूँगी। सपोज एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए एक P&L भी अकाउंट ड्रॉ करके बता देती हूँ सबसे अच्छा। ड्रॉ कर देती हूँ P&L अकाउंट में। देखिए क्या हुआ होगा, यहाँ पे बहुत सारे आइटम मुझे रिकॉर्ड हुए हैं। जैसे कि तो क्या था आपका वो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स था पहला। तो देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में हुआ है ना बाय P&L, तो P&L में हुआ होगा ना टू प्रोविजन। ये वाली एंट्री की पोस्टिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो ये हुआ होगा 80,000 रुपीज़ से। अब चूँकि ये P&L में डेबिट हुआ है और उसी के बाद प्रॉफिट क्या आया होगा आपका, तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा होगा आपका, वो आ रहा होगा आपका 90,000 रुपीज़। ओके, तो 90,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आ रहा होगा जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। बट इस प्रॉफिट से मुझे कैश पे पहुंचना है और ये 80,000 रुपये का मैंने कैश आउटफ्लो नहीं किया, इट इज़ अ नॉन कैश आइटम। तो इस नॉन कैश आइटम से मैं प्रॉफिट को क्या कर दूँगी, बढ़ा दूँगी। तो मैं प्रॉफिट से कहाँ पर पहुँचूँगी, कैश पे पहुँचूँगी। सेम वैसे ही मैंने किया होगा प्रपोज्ड डिविडेंड, मैंने किया होगा प्रपोज डिविडेंड मैंने किया होगा। तो वो कितना दे रखा है आपका ड्यूरिंग ईयर, 1 लाख रुपये का दिया हुआ। सेम ये अगेन ये जो डिविडेंड है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट इस प्रॉफिट से मुझे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश पर पहुंचना है। और अगर ऐसा मुझे करना है तो इफ़ एज्यूम कि 1 लाख रुपये से मैंने इस प्रॉफिट को ऑलरेडी कम कर चुकी हूँ और इससे अगर मुझे कैश पर पहुंचना है, तो चूँकि ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है तो इस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर पहुंचने के लिए ये वाला जो डिविडेंड वाला जो अमाउंट है वो मैं इस प्रॉफिट में ऐड बैक कर दूँगी। तो मैं वहीं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये जो प्रपोज डिविडेंड का जो फिगर है वो मैं ऑपरेटिंग से कैश फ्लो निकालने के लिए ऐड कर रही हूँ। प्रपोज्ड डिविडेंड जो रहेगा आपका वो रहेगा 1 लाख रुपए का। गॉट इट, डन। नाउ एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि डिविडेंड के बारे में और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। अब अगेन ये जो डिविडेंड है अगर ये आपने पे किया है तो ये डेफिनेटली आपका जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बिकॉज जो डिविडेंड आप पे करते हैं वो आप कैपिटल पे करते हैं, वो आप इक्विटी शेयर कैपिटल पे करते हैं, तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश फ्लो निकालने के लिए हमने इस डिविडेंड को जो है वो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक किया है और प्रॉफिट को हमने बढ़ा दिया है 1 लाख रुपए से। गॉट इट। अगर क्वेश्चन में हम आगे बात करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो आपके बढ़ गए हैं
दैट इज़ करंट लाइबिलिटी जो है वो आपकी कम हो गई है। कम हो गई मतलब क्रेडिटर्स को आपने पे किया है, क्रेडिटर्स को अपने पे अगेन क्रेडिटर्स इज़ करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है और वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगी हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और इसमें सबसे पहला आइटम है, जो आइटम है वो है डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स मतलब आपने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, तभी तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, तो आउटफ्लो हो गया ये। तो आई विल रिकॉर्ड लेस आइटम में मैं रिकॉर्ड करूँगी डिक्रीज इन क्रेडिटर। कितने से कम हुए हैं आपके क्रेडिटर्स? आपके क्रेडिटर्स कम हुए हैं 1,20,000 रुपये से। पहले 8,20,000 थे, अभी 7 लाख हो गए। तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हुए हैं 1,20,000 रुपीज़ से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी गॉट इट।